गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का यानी पॉलिटिकल साइंस है, जो सामाजिक यानी राजनीतिक शास्त्र है। तो यह पार्ट 1 है और यह समता का अधिकार, इक्वलिटी। तो यहाँ पर जब तक हम संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में क्या होता है कि यानी हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे यानी मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में होता है कि सबसे पहले समता का अधिकार यानी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार समय यानी कि उसके बाद तुमको धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों, तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार हम अधिकार पढ़ते हैं जो लगभग 12 से लेके 35 तक जो मौलिक फंडामेंटल राइट दिया है, 35 से नीति दिशा के तत्व है। तो जब संविधान के धारा बाई धारा चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, तब उसमें आता है कि यदि इसमें मुख्य रूप से धारा समानता 15 का दिया हुआ है, जो जाति लिंग भेदभाव कैसे ना करे, उसी आधारित पर जो धारा यानी कि उसमें 15 के तहत क्या कहा गया, क्या हमको स्वतंत्रता मिला है, क्या क्या हम कर सकते हैं, और इस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। ध्यान से सुनो, कुछ परिभाषिक शब्द है, तो परिभाषिक शब्द में क्या क्या आता है और उस शब्द के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखो। समानता राजनीतिक शास्त्र पार्ट 1 है और इसका एक और पार्ट आएगा जो कम से कम 2 पार्ट। देखो, एक पार्ट देखने की कोशिश कभी नहीं करना, कम से कम 2 पार्ट, क्योंकि 2 पार्ट डालते हैं, 2 को जरूर डालते हैं, तो इसलिए दोनों पार्ट देखने की कोशिश करो। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं, आप जूम कर भी, बड़ा छोटा कर भी, उससे आगे पीछे कर या फास्ट लो भी कर देख सकता है तुम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या जीवन है। परिभाषिक शब्द में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबसे पहले कि जब व्यक्ति 18 वर्ष का पूर्ण जाता है तो वहाँ पर हमको सार्वभौमिक अधिकार हो जाता है। समझ में आ रहे, यानी कि वह नाम अपना ऑनलाइन या बीओएल के द्वारा नाम दर्ज यानी निर्वाचन नियमावली में वह जुड़वा सकता है, यानी और उसको पहचान पत्र आ जाएगा। यह सार्वभौमिक वयस्क यानी और वयस्क मताधिकार का अधिकार है 18 वर्ष पूर्णे पर। नेक्स्ट है गरिमा। किसी चीज़ को हम गरिमा कब तक करते हैं? गरिमा का मतलब होता है किसी चीज़ को मान सम्मान करना, और यानी राष्ट्रपति चाहे कानून की या गरिमा का मानता कानून की हम लोग गरिमा देते हैं। चलो नेक्स्ट है कि संविधान। तो संविधान क्या? सबसे पहले संविधान ये जीवन में हमको एक कानून बताता है कि तुमको नहीं इसी रास्ते पर चलेगा, इस रास्ते से अगर अलग चलेगा तुमको दंड मिलेगा। एक अच्छे रास्ता बताता है कि इसी रास्ते पर चलना चाहिए। संविधान हमको एक नियम कानून बताता है। नेक्स्ट है कि नागरिक आंदोलन। तो नागरिक आंदोलन 1950 में अमेरिका के कहाँ हुआ था? या अमेरिका में 1950 में एक नागरिक आंदोलन हुआ था। समझ में? नागरिक आंदोलन 1950 में अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मतलब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का मतलब हुआ कि अभी पीएम जो पोषण कार्यक्रम चला है, या 1995 में शुरू किया गया था। पहले कुछ बच्चों से अनाज देने लगे, मैंने मंथली अनाज मिलने लगा, और अनाज मिलते मिलते धीरे धीरे सरकार उसे प्रमोट करते करते आज प्रत्येक बच्चा यानी पहला क्लास से लेकर 8वां क्लास तक यानी भोजन, दोपहर का भोजन सरकार देती है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। देखो, तो अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, लोकतंत्र में सार्वभौमिक, क्योंकि कोई भी जब लेडीज या जेंट्स 18 वर्ष से पूर्व जाता है तो कुछ निर्णय लेने, कुछ सोचने शक्ति, कुछ सोच समझ कर सकता है, जिसके वह मैंने अपने मन पसंद से कोई भी नेता चुन सकता है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। किताब में, बुक में क्या दे रहा था ध्यान से। तो क्योंकि यह समानता का विचार है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक महत्व देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता के विचार पर आधारित है। इसके अनुसार ही भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के शासन में भागीदार बनाया गया है। यही ऐसा शक्तिशाली साधन है जिनके प्रयोग से नागरिक अपने अधिकार तथा स्वतंत्रता की रक्षा कर पाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में सहायक है। भारतीय को मजबूत बनाने में क्या है? सहायक है। दूसरा है कुछ बॉक्स में जो ओरिजिनल बुक में दिया रहता है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश के पुनः पढ़िए और ऐसे तरीके बताइए जिसके यह अनुच्छेद
देखो असमानता को दूर करता है। तो यह कुछ तरीका हम बताते हैं कानून के नज़र में, क्योंकि जाति भेदभाव लिंग कोई भी अगर किसी से नफरत नहीं कर सकता है, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो चाहे सार्वजनिक स्थल हो मंदिर हो, कोई भी आदमी किसी प्रकार से वो भेदभाव नहीं कर सकता है, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी एक के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश है, राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए यानी समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी विनियोग दायित्व तथा निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो किसी भी या ऐसा जो है कानून है कि वह किसी प्रकार नदी हो, तालाब हो, चाहे किसी प्रकार सार्वजनिक स्थान हो, वह चाहे होटल हो या किसी प्रकार का भेदभाव कोई नहीं कर, सबका प्रवेश है, कोई भी किसी में यानी आ जा सकता है। ठीक है, चाहे कोई होटल भी हो। चलो नेक्स्ट है कि तीसरा प्रश्न, ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है। देखो, किताब में कुछ ओम प्रकाश के कानून के आधार पर कुछ अधिकार दिए गए हैं, वह बताया गया है, उस आधार पर देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस प्रकार माने दंपति के आधार पर निर्णय लेते हैं। चलो देखो ध्यान से। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से एक दृष्टिपूर्णता मिलता है। दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट की गई थी। ये दोनों ही असमानता व्यवहार के शिकार बने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ा, जबकि अंसारी दंपति को उनके धर्म के कारण मकान देने से मना कर दिया गया था। समानता का अधिकार जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है और यह दंडनीय अपराध है। आज के युग में मानवाधिकार हर एक को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है कि किसी प्रकार का राजनीतिक या भेदभाव अगर मान ली कि जात के आधार पर या किसी भी धर्म के आधार पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा कोई करता है तो उसको दंड के भागी बनेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट है, कानून के समान सब व्यक्ति बराबर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं और आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि कानून के नज़र में ऊंच नीच छोट जाति चाहे किसी भी स्कूल कॉलेज सब कोई इक्वल है, सब कोई समान है, सबका कानून। कोई भी आदमी या नहीं कि कोई अगर धनिक है तो किसी की हत्या कर दे उसको छूट मिलेगा, पैसा वैसे नहीं है। कोई गरीब है तो उसको भी किसी बात, सब दोनों गरीब या धनिक कानून के नज़र में सब कोई बराबर है। ठीक, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या कहता है किताब से। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। यह कानून विभेद का प्रतिषेध लगाता है। भारत के सभी नागरिकों के एक साधारण नागरिक से लेकर सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति तक सभी को एक ही जैसे कानूनों का पालन करना होता है और वह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। मैंने सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। छुआछूत को कानून बनाकर प्रतिबंधी कर दिया गया है। लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत होने के कारण कानून के सामने समानता का लोकतंत्र महत्व है। इसमें आय का उपयुक्त वितरण, विशेष अधिकारों और सामाजिक भेदभाव का अभाव जैसे कुछ दूसरे महत्वपूर्ण तत्वों को इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे समाज में समानता स्थापित हो सके। चलो, कुछ तो समाज में समानता माने बराबर स्थापित हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। भारत सरकार ने 1995 में कुछ लंबा प्रश्न है, कुछ लिखने के भाव में जगह के अभाव में उसे हम पढ़ देते हैं। सिर्फ बहुत लंबा प्रश्न है और उसका उत्तर भी पहले प्रश्न पढ़ देते हैं, उसके बाद तुम्हारा उत्तर बताते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत लंबा प्रश्न है। कह रहा है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी
समान अधिकार प्राप्त हैं। समानता में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हीं की निःशुल्क शिक्षा देती है और विकलांगता बच्चों के स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वह विकलांगों के लिए पहुंचाना सरल हो। यानी चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? यह भवन में आसानी से आ जा सके, इसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसके उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? देखो, इतना लंबा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, यानी किस प्रकार विकलांग को कैसे सुरक्षा कैसे प्रकार देना चाहिए, वह क्वेश्चन है। हम आंसर पढ़ रहे हैं तो आंसर भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे, मान ली कि वह रेलिंग बनाना चाहिए, चाहे वो साइकिल देना चाहिए, तरह तरह की हम सुविधा दे सकते हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। चित्र में दिखाए गए बच्चों सीढ़ियों से तथा नीचे लाया जा रहा है तथा पर उपयुक्त कानून लागू नहीं होते हैं। इसके लिए एक पर्याप्त चौड़ा पक्का ढलवा फर्श बनाया जाना चाहिए ताकि विकलांगता व्यक्तियों का भी इन जगहों तक पहुंचना आसान हो सके। इनके लिए भवन में विशेष सुविधाजनक शौचालय भूतल पर ही होना चाहिए। ये सुविधाएं सभी अस्पतालों, विद्यालयों, पार्कों आदि में होना जरूरी है। विकलांगों के लिए विशेष बस और यातायात की व्यवस्था भी जानी चाहिए और उन्हें बैठने के लिए उनकी शारीरिक चुनौतियों के अनुसार कुर्सी आदि की भी दी जानी चाहिए। दूसरे व्यक्तियों तथा सीढ़ियों से नीचे लाए जाने के कारण इस विकलांग बच्चे की गरिमा की चोट पहुंच जा रही है, क्योंकि इसके मन में ही हीन भावना पनप सकती है कि वह ऐसी जगह पर आसानी गति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सीढ़ी पर जाना है, विकलांग है, तो अगर मान लीजिए कि कुछ अगर अच्छे सुविधा बनाया जाता है तो वह क्या हो सकता है कि वो अपने से गाड़ी से चाहे किसी से, वह जो है साइकिल वाला आता है तो अपने से वो जा सकता आ सकता है। लेकिन अगर उसको सुविधा कोई ले जा कर के धरा कर ले जाए तो दूसरे पर निर्भर हो, वह सेल्फ डिपेंडेंस हो, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। समझ में आ गया? तो थैंक यू बच्चों। आज पार्ट 1 है, अभी फिर भी पार्ट 1, 2। थैंक यू बच्चों।